वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पे उनको नमन करते हुए अपनी बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित जम्मू के जिम्मेदार साथी पदाधिकारी एवं जम्मू स्टेट के प्रेसिडेंट और स्टेट की बॉडी कोऑर्डिनेटर सभी सम्मानित साथी, पीछे नहीं जाना चाहते। हम सिद्धार्थ गौतम की बात करते हैं, कुशीनगर से उठाते हैं, हमारे घर से बहुत दूर नहीं। जब इन्होंने संघर्ष किया तो बुद्ध जी बने, तथागत बने। बाबा साहब ने संघर्ष किया, अपने बच्चों तक की कुर्बानी दी। अंबेडकर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। मान्यवर कांसीराम साहब ने संघर्ष किया, परिवार छोड़ा, इस दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लिए संघर्ष किया। तो कांसीराम साहब से आज साहब लोग कहते हैं, नाम भी नहीं लेते, मान्यवर कांसीराम साहब। और उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने भी 20 और 22 साल की उम्र में, ये आसान बात नहीं होती है, 20 और 22 साल की उम्र में अगर कोई लड़की अपना घर छोड़े और मूवमेंट के साथ लगे, यह छोटा मोटा फैसला और त्याग नहीं होता है। उन्होंने भी जब इतना बड़ा त्याग किया तो मायावती जी की जगह आज पूरा देश, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, बहन जी कहता है, मायावती जी नहीं कहता। इसलिए हमने कहा कि महापुरुषों का जीवन संघर्ष ही उनका संदेश होता है। और जिन्होंने भी संघर्ष किया उन्होंने समाज को दिशा दी है, समाज को लाइन दी है, और आज समाज उनको आदर्श और महापुरुष के नाम से जानता है। मुझे भी मौका मिला है मान्यवर साहब के साथ जीने का। मैंने कहा आज मुझे बहुत कुछ नहीं करना। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, साहब के साथ चलने वाले लोग हो, 2-2 घंटे साहब के थ्योरी पे, साहब के संघर्षों पे बात कर सकते हैं। लेकिन 1964 के बाद जब मान्यवर साहब ने फैसला लिया नौकरी से रिजाइन करने के बाद, उस फैसले के बाद, क्योंकि मैंने उनकी माता जी को देखा है, आज मुझे वो लाइन थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी समझा हूं कि मैंने पिताजी को तो नहीं देखा साहब के, लेकिन माता जी को देखा। और माता जी को कहां देखा? दिल्ली के हुमायूं रोड पे जो 11 नंबर था, तो वहां वो अपने बेटे को देखने के लिए आती थी और 2-4-5 दिन रहती थी, 7 दिन रहती थी। साहब के पास इतना टाइम नहीं होता था कि उनसे 2 मिनट बात करें। और मैं एक वाकया कह के मैं आगे बढ़ूं कि 64 में रिजाइन करने के बाद 67 में उन्होंने जब ये फैसला लिया, जिसमें उन्होंने, आप लोग बताते हैं, इतने पन्ने की चिट्ठी लिखा, ये लिखा, वो लिखा, तमाम चीजें आप बताते हैं। मैंने कहा मुझे 60 में बात करनी, जिसमें उनकी प्रमुख जो प्रतिज्ञा ली, शादी नहीं करना, घर नहीं जाना, रिश्तेदार नातेदार नहीं बनाना, 1 पैसे की प्रॉपर्टी नहीं होना, ये तमाम प्रतिज्ञाएं। उनकी माताजी ने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। और किसी भी माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा कुटुंब आगे बढ़ाए, मेरा बेटा मेरा कुटुंब को आगे बढ़ाए, मेरे परिवार को आगे। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा, जब वो
रिजाइन करने के बाद जब ये प्रतिज्ञा लिए तो करीब पूना में जाके उन्होंने एक, क्योंकि हमें मौका मिल गया था बहुत कुछ जानने का और मेरे में जागरूकता होती थी, उत्सुकता होती थी। हम जो कुछ भी मेरे मन में सवाल होता था मैं साहब से ही टच करता था, हम उन्हीं से पूछते थे। और थोड़ा एज में कम होने से वो प्यार भी कर लेते थे, डांट भी देते थे, तो उसका ज़्यादा असर हमारे ऊपर नहीं होता था क्योंकि उससे ज़्यादा प्यार कर लेते थे। तो पूना में एक रूम लेके जब वो बाबा साहब की किताबों का अध्ययन किया, उन्होंने कहा मैंने 2 किताबें पढ़ी। उन्होंने बामसेफ का, खैर उस समय संगठन तो नहीं बनाया था, लेकिन कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि मैंने तो 2 किताब बाबा साहब की पढ़ी तो इतना जुनून आ गया, इतना गुस्सा आया कि हमने नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और यहाँ तो ऐसे तमाम हमारे समाज के लोग हैं जो दिन भर किताबें इकट्ठा करके अध्ययन करते हैं। उन्होंने बाद में बताया जब उन्होंने करीब 71 में 71 में जब उन्होंने महाराष्ट्र को छोड़ा था, और छोड़ा भी उन्होंने, मैंने कहा बहुत लंबा नहीं छोड़ा हुआ था, जब कांग्रेस के साथ मिल गई उनकी आरपीआई और वहाँ के नेता ये कहने लगे कि हो सकत नहीं, वहाँ की भाषा थी, साहब बोलते थे कि महाराष्ट्र के नेता कहते थे कि हो सकत नहीं। कहने का तात्पर्य वो लोग कहते थे कि बाबा साहब के आंदोलन को चला के हम न विधायक बना सकते हैं, न सांसद बना सकते हैं, न बागडोर सत्ता के ले सकते हैं प्रदेश की न देश की। तो उसको वो लोग मराठी में बोलते थे कि हो सकत नहीं। तो साहब ने कहा, तब हमें लगा कि अब इनको हमें करके दिखाना पड़ेगा कि हो सकत नहीं। उन्होंने कहा हो सकत है। मैं एक उनके प्रोग्राम की चर्चा करूं, पंजाब में 3-4 साल बाद एक कार्यक्रम उन्होंने रखा। उस कार्यक्रम में गए और उस कार्यक्रम में अब उनके केवल त्याग की 1-2 लाइन करके मैं आगे बढ़ूंगा। हम आपके उस पर आते हैं क्योंकि चुनाव की भी बात आप लोगों को करनी है और हमसे मिलना भी आप लोगों को है, इसलिए मैं आज कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। उस कार्यक्रम करने के बाद, उस कार्यक्रम को करने के बाद जब साहब निकल रहे थे तो कुछ वर्करों ने देखा, एक, क्योंकि उनकी माताजी की हाइट बड़ी अच्छी थी और वो शुद्ध जो ये कॉटन की साड़ी पहनती थी, वो नॉर्मल सी जो गांव में लेडीज लोग पहनती है, पतली सी होती है, जनरली वही डाल के वो रहती थी। और बाल और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा अच्छा बना के उड़ रहा था, ऐसे भी रह जाता था कभी कभी। तो वो कोशिश कर रही थी कि उधर हम जाएं, साहब जिधर है उधर हम जाएं मिलने, लेकिन वर्कर उनको जाने नहीं दे रहे थे। वो मान्यवर कांसीराम साहब से मिलना चाहती थी, लेकिन वो वर्कर उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। लेकिन उन्होंने कोशिश किया कि उस रास्ते पे चलो जिधर से मान्यवर कांसीराम साहब को निकलना। लोगों के रोकने के बाद भी वो उस रास्ते पे गई और साहब की नजर पड़ी। साहब ने तुरंत इशारा किया कि भाई आने दो आने दो। वो पास में आई और साहब को गले लगा के लिपट गई। और उससे पहले साहब ने अपने वर्करों को कहा, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कौन है? उन्होंने कहा ये मेरी माता जी, और अगर मुझे 2 चाटा भी आज मारें तो आप लोग उस पर रिएक्ट नहीं करोगे। मैंने कहा जब संघर्ष की बात होती है ना, मैं तो रहा हूं, भावुक पल हो जाता, बहुत भावुक छड़ा जाता। उन्होंने कहा अगर ये 2 चाटा भी मारती हैं तो एक भी वर्कर नहीं बोलेगा इनका अधिकार है। मैंने कहा वो भी छड़ दी। इसलिए मैंने कहा संघर्ष, त्याग। आज हम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आप लोग गए। अभी जितने लोगों को मौका मिला है बड़ी बड़ी बातें करने का, सभी लोगों ने किया। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, क्योंकि मैं सारा वाकया छोड़ दिया। उनकी माता जी मिली, क्या बातें हुई, क्योंकि मेरी आंख में आंस आ गया, ऐसे मैं आगे नहीं बोल रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की।
पंजाब के लोग अटैक पड़ने के बाद जब वहां गए तो केवल रोते थे और ये कहते थे कि साहब हमें गाली तो दो, बिना गाली दिए आप अच्छे नहीं लगते। पंजाब के लोगों को हमेशा कहते थे निठल्लों। इसलिए मैंने कहा संघर्षों पे हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हम ही नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं उस बात पे फोकस करना चाहता हूं कि इतने अनुयायी आपके मान्यवर कांसीराम साहब के जम्मू में, इतने अनुयायी साहब के, और वो अनुयायी गला फाड़ते रहते हैं, दिन भर गला फाड़ते हैं। मूवमेंट का सत्यानाश हो रहा है। वे कौन सत्यानाश कर रहा है? और मैं कहूं अपनी भाषा में तो उनका सत्यानाश कोई नहीं कर रहा है। सत्यानाश में अगर पहला नाम कोई है तो आप स्वयं खड़े हैं। साहब के मूवमेंट का सत्यानाश स्वयं कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब बोलते हैं तो आपका दूसरा साथी फिर उसका रिप्लाई करता है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ा। आपको मौका मिले, हम बार बार कहते हैं कि छोड़िए प्रदेश की जिम्मेदारी। इतना बड़ा हो सकता है लोड लेके आप नहीं चल पा रहे, लोड बहुत ज्यादा हो जा रहा है। सप्ताह में 2 लोगों को तो समझा दो मिशन। हम कह रहे हैं सप्ताह में 2 लोगों को छोड़ो, अपने बेटे को तो समझा दो मिशन, अपने बहू को तो समझा दो कांसीराम। आप अपने बेटे, बहू और बेटी को आज तक कांसीराम नहीं समझा पाए और समाज का ठेका लेके चलते हो। आत्मचिंतन तो करो, थोड़ा चिंतन करो कि मूवमेंट पीछे क्यों जा रही है। आज आप लोगों ने कहा कि देखो इतनी कम भीड़ है, आपको नहीं लगा कि कांसीराम साहब की जयंती मनाने चल रहे हैं तो अपने बहू और बेटी को भी तो लेके चलो, अपनी पत्नी को भी तो लेके चलो। आपका दायित्व तो नहीं था, आपकी जिम्मेवारी नहीं थी। सबसे बड़ा मसीहा कांसीराम साहब को आप मानते हैं, इसलिए जब आप लोग बोलते हैं तो कम से कम उसमें थोड़ा सा अमल करो। और आपके प्रदेश में हम तो बार बार कहते हैं, हम तो अपने नेता को मनाने को तैयार हैं। आप दोनों लाइन हमें, हम तो प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बनाए, हमने नहीं बनाया प्रदेश अध्यक्ष। हमारी नेता ने कहा कि राजाराम देख लो, तू तो लंबे समय से वहां हो, किसी को अध्यक्ष चर्चा करके बना लो। मैंने यही मीटिंग में कहा कि आप पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा हो, कोई एक नाम पे सहमति बना लो और वही नाम हम बहन जी को बता देते हैं, वो प्रदेश का अध्यक्ष बन जाएगा। हमारी नेता का डायरेक्शन है। और आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी आप लोग कहते हो लोकसभा का चुनाव, मैं कहा दोनों नाम, कौन रोक रहा है आपको? आप दो किसको लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हो? किस समीकरण में उसको फिट बैठा रहे हो? किस तरह आप उसको लेके प्रचार करोगे या फिर वोट डलवाओगे? उसकी रूपरेखा अपने माइंड रूप में क्या तैयार किया वो दो मुझे। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम अपने नेता को दिल्ली में जाके कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा उस नाम पे। आप दो, लेकिन आप नाम नहीं दोगे। जिस तरह आपने आज तक संगठन में कोई नाम नहीं दिया, जिस तरह एक होके आप लोग पिछला भी चुनाव हमने कोई उद्योगपति को नहीं लड़ाया था। पिछली बार भी मैंने आप लोगों से ही कहा था कि कौन चुनाव लड़ेगा। लास्ट में आके हुआ कि बद्री जी बड़े पुराने आदमी हैं, इनको चुनाव लड़ाओ और इस संगठन के हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सभी साथी थे उसमें, क्या रहा? स्थिति ये हुई कि हमें हैंडबिल के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास, गाड़ी चलाना तो बहुत दूर का मामला था। इसलिए मैंने कहा कि आप सवाल क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि जब आप सवाल किसी दूसरे पे खड़ा करते हैं तो प्रदेश में तो आप ही हो।
जिम्मेवार तो आप ही हो। हम तो कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बहन जी ने बना दिया, और वो भी आप लोगों पे 3-4 नाम गए, और 3-4 नामों में जो हमने वरीयता में रखा उसमें यही रखा कि कितने जिम्मेदार साथियों ने किस नाम को समर्थन किया, उसी क्रम में रख दिया नाम, बता दिया नेता। हमारे तिलक जी दुखी हो गए, जब क्या बड़े दुखी हो गए, साहब प्रदेश अध्यक्ष में मेरा भी नाम होना चाहिए था। हमने कहा भाई चलो उस बार हो गया, लेकिन एक सिस्टम होता है। अगर आज ही हम दिल्ली से के लिए जाएं और बहन जी बोले भाई जम्मू में और आपका उधर उधमपुर लोकसभा में दोनों में उम्मीदवार कोई देखा, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य और दायित्व ये होता है कि बहन जी हमने चर्चा की संगठन से, ये 2 नाम 3 नाम ये हैं, और ये फला समाज से है, फला जात से है, फला है, इसका इतना वोट है, इसका इतना वोट है, ये इतना सक्षम है, हैंडबिल पोस्टर बनवा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये तो समझाऊंगा मैं। लेकिन आप लोग क्या कहते हो, अरे साहब हम चुनाव लड़े या न लड़े, नाम तो पहुंचा दो। अगर हम उसमें इतना बड़ा खर्रा लेके जाएं, 10 नाम लेके जाएं, तो बहन जी कहेंगे तू वहां क्या करता है? जब पूरे प्रदेश का तुम नाम ही लेके आओगे, हमें उसमें माथा पच्ची करनी है, तो तुम्हारा काम प्रदेश में क्या है? लेकिन भाई हमने इस बार कहा कि लोकसभा का जब लिस्ट बनाओ तो जगदीश जी का नाम, अरे सॉरी तिलक जी का नाम जरूर उसमें डाल दो। अब ये करें डाल रखा, लिफाफा खुला नहीं है क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं बहन जी को। अभी मेरे उसमें पड़ा है, लिफाफा पैक है इन लोगों का, लेकिन दोनों जगह का नाम इन लोगों ने दिया है। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि उस लिफाफा अभी मेरे पास ही है, हम उसको आज फाड़ देंगे। आप एक नाम दे दो यहाँ से, एक नाम दे दो वहां से, और हम कह देंगे बहन जी दोनों नाम पूरा संगठन सर्वसम्मति से दे दिया, ये समीकरण है, ये जाति है, और पूरा समाज साथ खड़ा हो जाएगा और चुनाव जिता देंगे। बहन जी तुरंत ओके कर देंगे। इसलिए ये करो ना आप लोग, अब ये करते ही नहीं, बस माइक मिल जाए, अरे कुछ सार्थक तो बोलो। और हमें तो हंसी आती है, हम आधा इसलिए नहीं आए कि हम आपका सुनेंगे क्या, क्योंकि आप जो बोलते हो वो अपने पर सवाल खड़ा करते हो, दूसरे पर नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर 20 लोगों ने बोला होगा, 25 लोगों ने बोला, हम कहते ज्यादा न सही, एक आदमी बोलने वाला ही 5 लोगों को लेके आ गया होता तो यहां जगह मिलती, यहां जगह नहीं मिलती। लेकिन अकेले आओगे, माला पहनाने का मौका नहीं मिला तो नाराज। अब 2.5-3 घंटे में हम बैठ बैठ के सुन रहे हैं, अगर हम किसी को टोक दें तो वो नाराज होकर घर बैठ जाएंगे। बताओ क्या सम्मान है मेरा, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। और कहोगे साहब मान्यवर कांसी राम साहब का हमसे बड़ा कोई अनुयायी ही नहीं, कोई सिपाही ही नहीं। हम हर मंचों पे मान्यवर साहब के साथ रहे, 93 के बाद लेके 98 तक। एक पिक्चर बनी, आप लोगों ने वो लखनऊ गए होंगे, जो वो बड़ा सा अम्बेडकर स्टेडियम बनाया गया, तो उसमें एक पिक्चर चल रही थी। उस पिक्चर में पूरे देश से लोग गए थे, अब सभी लोग उसमें देख रहे थे। उसमें साहब की भी चेयर लगी थी, बहन जी की भी लगी थी, पूरा देश के लोग बुलाए गए थे। खैर उस दिन चला एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, रैली भी थी, ये सब भी हुआ, बड़ा बहुत भव्य कार्यक्रम था, हमारी सरकार भी थी। दूसरे रोज मैं वहीं लखनऊ से कहीं चला गया, किसी स्टेट में मुझे जाना था, चला गया। शाम को 4 से 5 के बीच में साहब ने कहा भाई राजा राम को जरा फोन मिलाओ। हमें फोन मिलाया, उन्होंने कहा भाई अच्छा ये बताओ कि लोग चाहते हैं कि हमारे साथ उनकी फोटो हो। साहब ने कहा भाई लोग चाहते हैं बहन जी का नाम लेके, हम लोग तो नाम नहीं लेते, बहन जी का इतना आदर सम्मान है। साहब ने उनका नाम लिया और कहा कि लोग चाहते हैं कि उनके पीछे खड़े हो, उनका फोटो आए उनके साथ। मैंने पूरी पिक्चर देखी है, उस पूरी पिक्चर में तू एक जगह नहीं है। क्यों तू एक जगह भी नहीं है?
अगर तू वैसे नहीं होता तो कम से कम मेरे पीछे तो खड़ा रहता तो भी तू फोटो में आता, लेकिन पूरी पिक्चर में तेरी एक भी फोटो नहीं। हमने कहा साहब ऐसा है कि क्षमा चाहता हूं कि जब हमें ही कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना होता है या उसमें हमें इम्पोर्टेंट रोल आप देते हैं तो हम इतना थक जाते हैं। हम दिन में आप 8 घंटे 10 घंटे काम करने की बात करते हैं, मेरे पास पूरी रात रहती है। हम इतना काम करके कि वो रैली या प्रोग्राम हमारा सफल हो जाए, और जब आप स्पीच करने लगते हैं तो हम सीधा आके जो जीना होता है जहां आप चढ़ते हैं उस पर बैठ जाते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब आपका जय भीम बोलने वाला टाइम आ जाता है, तब तक हम बैठे रहते हैं। फिर जब आप मुड़ते हैं तो हम सीधे आपके पीछे पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा तू सबसे बड़ा नालायक है। लोग पता नहीं कितनी कोशिश करते हैं कि हम हाथ रख दें उनके सर पे, एक फोटो आ जाए हैं। अच्छा चल ठीक है, तू आज शाम की फ्लाइट पकड़ ले, कल मैं फिर उन सबको बुला रहा हूँ जितने फोटोग्राफर और वो सब हैं, कम से कम 2-3 पोस्ट तुम्हारी आ जानी चाहिए। तो वही 12 नंबर में बाबा साहब की प्रतिमा पे अपने वैसे मतलब कुल मिला जुला के 4-5 पिक्चर वाली पोज फिर हमारी ली है। हमारा कहने का तात्पर्य हम कितने लायक हैं ये हम आभास कराएंगे आपको, तब आप मानेंगे। हम कितने क्षमतावान हैं ये बताएंगे आपको, तब आप हमें मानेंगे। यहाँ तो पूरा मैदान खाली है ना, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करिए, हासिल करिए। और 96 में आपने 4 विधायक जिता दिया। जिताने का श्रेय तो बड़ा जल्दी ले लेते हो, और 96 से लेके आज तक बेड़ा गर्क करने का श्रेय कौन लेगा? उसका भी तो श्रेय लो, उसका श्रेय दूसरा ले ले। और 96 में 4 विधायक आ गए तो श्रेय आपको चला जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हंसी मजाक का काम ये नहीं है। हमें लगता है कि आप लोग गंभीरता से ही नहीं लेते। जिन महापुरुषों ने पूरी जिंदगी लगाई, चाहे फूले साहू जी, चाहे जिसका भी आप उठा ले, मैंने कहा जिस पे मुझे बहुत नहीं चर्चा करनी, और हम इतना बोलते हैं, लेकिन कल भी कार्यक्रम होगा तो कल भी आप अकेले आओगे, इतना पक्का भरोसा है आप पे। कल भी ऐसा नहीं कि आज मैं इतना बोल रहा हूं तो कल 2 आदमी को लेके आओगे, नहीं लेके आओगे, क्योंकि आपकी दिमाग इतना मजबूत हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते रहो। और अभी मौका मिल जाए अध्यक्ष को 10 गाली दोगे, ये निकम्मा आदमी है। राजा राम आके बेड़ा गर्क कर दिया उत्तर प्रदेश से, उसको हटाओ जल्दी। अब पता नहीं राजा राम तुम्हारा क्या लेगा, न चुनाव लड़ेगा, न मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, न सांसद का दावेदार होगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया कि थोड़ा सा सार्थक सोचो। अनावश्यक और निरर्थक शब्दों में अपना समय तो आप जाया करते ही करते हो, दूसरों का भी समय जाया मत करो। और सबसे पहले जो हमारे साथी, हमने कहा रिप्लाई आपका आपके साथी करते हैं, कैडर अपने घर में शुरू कर दो। आप अपने घर में जिस दिन कैडर दे दोगे, फिर आपको इस मिशन की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे आप लोगों के विचार भी सुनने हैं। अगर एक एक नाम दोनों जगह से दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आज और सुन लेंगे आप लोगों के विचार, फिर एक लिस्ट मांग लेंगे कि भाई कुछ संशोधन करना तो एक लिफाफा और दे दो, तो वो लिफाफा कैंसिल करके आज वाला लिफाफा मान्य हो जाएगा, क्योंकि बाद वाला जो होगा वो मान्य हो जाएगा। तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करेंगे। और लोकसभा का चुनाव, फिर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि लोकसभा का चुनाव दोनों सीटों पर आप लोग पूरा सोच विचार के, हम तो इतना भी कह दिए थे कि अगर आप लोग अपने किसी साथी को लड़ाते हो तो पहले उसका बजट जान लो। अब वैसे भी आवाज़ टेप हो रही, लेकिन इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए आपत्ति नहीं है कि बजट हमें नहीं चाहिए,
हम कहते हैं कि उस लोकसभा में 5 लोगों की 7 लोगों की कमेटी बना देता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग समाज के, इसे 5-7 लोगों की कमेटी, और उनको कहते हैं भाई इतना ही है, अब इसी में कितना हैंडबिल बनना चाहिए, कितना पोस्टर बने, कैसे गाड़ी चले, कैसे खाने का प्रबंध हो, वर्कर का, ये सारा व्यवस्था करो, इतने में ही आपको चुनाव लड़ाना, ये प्लान हम दे देते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि चुनाव एक प्लान वे में लड़ना पड़ेगा। और वो प्लान क्या होता है कि आप इस तरह से चलो, हमेशा चुनाव ऊपर जाना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, अभी जोश आया, आपने 4 गाड़ी लगा दी, तुरंत आपने 4 ऑफिस खोल दिया। मैंने इलेक्शन में देखा, 1-2 ऑफिस तो ऐसे बंद हो गए बीच, 4 ऑफिस खोल दोगे, गाड़ियां लगा दोगे, 2 दिन चला, तीसरे दिन कहोगे यार तो शॉर्टेज हो गया, तेल कम पड़ रहा है, गाड़ी का किराया नहीं हो रहा, फिर आपका 4 में नहीं 3 में काम चल जा रहा है, आपने 1 हटा दी। फिर आपने कुछ दिन 2 दिन चलने के बाद आपने कहा इतनी ऑफिस की जरूरत नहीं है, 2 ऑफिस बंद कर दो, 2 से काम चल जा रहा है। अब विरोधी क्या करता है, अब विरोधी ये प्रचार करता है कि बीएसपी का उम्मीदवार तो बैठ गया, बिक गया, क्योंकि देखो, और वो किसके बीच में कहता है, हमारे वोटरों के बीच में कहता है कि अगर वो लड़ता तो बताओ 4 गाड़ी चल रही थी, आज उसकी 2 गाड़ी चल रही है, 4 ऑफिस खुला था, आज उसकी 2 ऑफिस बंद हो गए। क्यों? सबके तो बढ़ रहे हैं, तुम्हारे कम हो रहे हैं। और अगर और तेज मिल जाएगा कांग्रेसी बहुत तेज होता है, क्योंकि कांग्रेसी वो कहेगा मेरा दिल्ली में भांजी से बात हो गई, वो तो इतना फेंक देगा। और बहन जी को हमने समझाया है कि बहन जी आपके लड़ने से यह बीजेपी जीत जाएगी जो संविधान के खिलाफ है। तो बहन जी ने मेरी बात को मान लिया, अब वो ये बात समझा देगा हमारे समाज को, तो कहेगा हमारा अपना वोट खराब क्यों करना, बीजेपी को रोकना है तो फिर इधर रोक दो। इसलिए हमने कहा कि अगर आप लोग प्लान करते हो कि भाई अपनी बात बनानी है, तो ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। यह मूवमेंट किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यह मूवमेंट आप सबकी है, और आप सभी लोग मिलकर प्लान करो। और एक प्लान में अगर चुनाव लड़ाते हैं, हम कहते हैं सीट जीत जाए, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बाई द वे अगर न भी जीत पाए तो कम से कम इतना वोट लिया दीजिए कि जब विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हो तो कम से कम आप 96 वाली पोजीशन में तो आ जाओ। यह स्थिति बनाना आपके हाथ में, करिए प्लान। अब उसमें अगर हम कहीं पीछे होते हैं या हम कुछ आपको थोपते हैं, तब तो हमें जिम्मेदार मानो। हम तो एक चीज थोपने को तैयार नहीं है आपके ऊपर। हम कहते हैं प्लान आप दो, चुनाव आप लड़ाओ, कैंडिडेट आप दो, लास्ट फैसला बहन जी का होता है। तो हम कहें बहन जी से हाथ पैर जोड़ के निवेदन कर लेंगे, बहन जी मान जाएंगे। भाई बहन जी को भी क्या चाहिए, बहन जी को रिजल्ट ही तो चाहिए। जब हम भरोसा दिलाएंगे और नहीं भरोसा होगा, 2-4 लोगों को ले जाएंगे उठा, कहें भाई आप लोग भी आओ हमारे साथ साथ, आप लोग भी बहन जी से रिक्वेस्ट करो इस राम पे। तो हम 2-4 लोग जाके बहन जी से रिक्वेस्ट करेंगे, बहन जी मान जाएंगे, 100% बहन जी मान जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन पर, क्योंकि चुनाव का टाइम है और सही था, इन लोगों ने कहा था कि एक रैली सा करें। हमने कहा कि ये लग रहा था, ये तो क्लियर था, हमें शायद ये हमारे साथी ने भी आके बताया कि नोटिफिकेशन का वो पता नहीं पेपर से पर आ गया हमारी ऑफिस में, 12 या 13 हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो चुनाव आयुक्त ने रिजाइन किया उससे कुछ डिस्टर्ब हुआ है। चुनाव आयुक्त तो रहे ही नहीं, फिर बाद में भी बने हैं, तो मुझे लगता है इसलिए टला। तो हमने कहा भाई देखो, अब इस समय परमिशन लेना, फिर ये खर्च में दिखाना, ये सब करना, इससे अच्छा है कि साहब का जन्मदिन आप लोग यहाँ ऑफिस में ही मना लो और जिम्मेदार साथियों को बुला लो। तो ये हमारा ही प्लान था कि इस तरह कर लो। लेकिन फिर भी तब भी अभी तो बहुत जगह थी, आप चाहते तो इसमें अभी 100 आदमी और आ सकते हैं। अरे इधर खड़े हो जाते, उधर खड़े हो जाते, इधर खड़े हो जाते, तो अभी भी 100 आदमी की गुंजाइश इसमें थी। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से अपील करते हुए, क्योंकि आप लोगों के 1-2 चीज़ें थी तो हमने उसी में बता दी। हमने तो आज साहब पे कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि ऐसे भावुक क्षण आ गए, क्योंकि वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं। जब याद आ जाती है तो बोला ही नहीं जा सकता।
और वो सब चीज़ें हमने देखा है। और मैं ऐसे इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि बोलने का मन तो कर रहा है लेकिन अब बोलना मैं नहीं चाहता, क्योंकि हम भी खूब रहे हैं साहब के साथ, तो जो बोलना स्टार्ट करता हूँ साहब पे तो हम ही भावुक हो जाते हैं। आपकी तो बात ही अलग है। तो ऐसी स्थिति में मैं पुनः आप लोगों से अपील करते हुए कि ये संस्थापक बहुजन समाज पार्टी के, मुझे लगता है ऐसे महापुरुष शायद कभी आते हैं, अवतरित होते हैं, दिखते हैं, मिलते हैं, लेकिन हम उनके सच्चे अनुयायी हैं। हम लोगों का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम इनके कारवां को आगे बढ़ाएं। और अगर ये संकल्प लेते हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा याद करना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, नमन करना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आज से आप लोग पहला काम करो कि उनको याद भी करो। और लोकसभा के चुनाव के लिए, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप जिलाध्यक्ष बदल दो, जाके ये कर लो वो कर लो, या अब ये तो नहीं होगा संभव, लेकिन आप लोग कैंडिडेट इतना मजबूत देखो। हमारे साथियों ने कहा साहब ओबीसी का भी देख लो, मैंने कहा भी आप भी फ्री हो, ओबीसी का हमारा उपाध्यक्ष है, ओबीसी से हमारे ये लोग साथी हैं। मैंने कहा भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओबीसी से ले आओ, एससी से ले आओ। हमने पिछली बार भी जब दोनों सीटें एससी को लड़ाई तो बहन जी थोड़ा मुझसे नाराज हुई। उन्होंने कहा भाई कम से कम तुम तो, हम सर्व समाज का नारा लेके चल रहे हैं तो तू तो कम से कम बहुजन समाज का तो लेके चल। हमने कहा बहन जी एक बार मौका दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कम से कम एससी समाज में दो जो मेजर जातियाँ हैं, यहाँ से हम अगर चमार लड़ा के वहाँ से भगत लड़ा दें, अगर ये दोनों भी इकट्ठा हो जाएंगे तो आगे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। खैर डांट के बाद मान तो लिया मेरी बात, लेकिन इस बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों जगह से संभव नहीं है। इस बार कम से कम वो डांट मुझे मत खिलाना। कोशिश करो कि न सर्व समाज तो बहुजन समाज से आप लोग कम से कम दोनों पे कैंडिडेट बताओ। और आज भी हमें दिल्ली जाने से पहले, क्योंकि आचार संहिता कभी भी लग सकती है, 1 दिन 2 दिन, बस इतना जितना टल रहा है, तो उससे पहले आप लोग इस पर करें। और इसके साथ साथ मैं पुनः आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग इसमें थोड़ा सा चढ़ बढ़ के भाग लो। आप होता है ना, एक दर्शक होता है, दर्शक खड़ा होकर देखता है। अब दर्शक थोड़ा नहीं, आप तो इस परिवार के मेंबर हो। आप असहाय जैसी बात क्यों कर रहे हो? अध्यक्ष कैसे बाहर जाएगा भाई आपके? जब आप टू द पॉइंट और आप संघर्ष करोगे, उसमें 10 रुपये आप लगा रहे हो, अपना ब्रेन लगा रहे हो, आके बात कर रहे हो, तो अध्यक्ष आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? प्रदेश आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन आप खाली खाली राय ही देते रहो। आपने किसी ने पूछा कि साहब अगर ये 10 रुपये की माइक भी लगे तो पैसे किसने दिया? पूछा है आपके? भाषण तो आपने दिया है, 10 रुपये अभी दिया आपने? नहीं दिया तो पूछ तो ले उन लोगों से कि साहब इस पर कितना खर्च आया है, टेंट और ये सब खाने होने में कितना लगा? 10 रुपये 20 रुपये लगे, साहब हमारी तरफ से भी 500 रुपये पकड़ लो। और हम तो डंडा दे रखे हैं कि अगर आपके पास 1000 रुपये भी आता तो प्रदेश की मीटिंग में उसको सुनाओ। प्रदेश के लोग जब बैठते हैं, जिम्मेदार लोगों, तो उसमें पढ़ो उसको कि किसने 10 रुपये दिया, किसने 20 रुपये दिया, पढ़ के सुनाओ, ताकि सभी लोग जाने कि हमने 20 रुपये जो दिया है वो कहीं और नहीं गया बल्कि इस मूवमेंट में लग रहा है। मैंने कहा पारदर्शिता रखो, लेकिन आपका भी तो दायित्व होता है, आप भी पूछो इनसे, नहीं है तो सहयोग करो। अब कहो नहीं साहब हम किनारे बैठ के दर्शक बने हुए देखेंगे, तो फिर आज तो 2.5-3 घंटे हम भी बैठ के स्पीच सुन लिए। हम भी काहे 2.5 घंटे आपकी स्पीच सुनेंगे भाई? हम तो बार बार इनको कहते हैं कि भाई माइक उन्हीं को दो जो इस मूवमेंट को चलाने में कुछ योगदान करें। कैडर दे रहे हों, आपके साथ कहीं जा रहे हों, थोड़ा आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, या फिर और तरह का सहयोग आपको कैडर का दे रहे हो, या कैडर देने में आपके साथ चले जा रहे हैं, तो उनको मौका दो। तो मुझे लगा कि आज बहुत लोगों को मौका दिया तो अच्छा सहयोग मिला होगा, नहीं मिला तो आगे मिलेगा, लोकसभा का चुनाव है। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कि आप लोग संस्थापक के बर्थडे पे इकट्ठा हुए हैं, और इस आशा भरी उम्मीद के साथ कि इतने दिन न सही, अगर आज भी आप लोग चेत लें तो समय बड़ा नज़दीक है। इस लोकसभा में ही आप लोग मैसेज दे सकते हैं कि अगर माननीय कांसी राम साहब का कोई सच्चा सिपाही है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब प्रदेश से ज़्यादा अगर कोई सिपाही है वफादार तो जम्मू के लोग हैं। यह साबित करके इस बार लोकसभा चुनाव में दिखाएं।
इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांशीराम। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।